सेल पर चर्चा कर रहे थे। सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया सेल क्या है। तो सेल जो है स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्मॉलेस्ट यूनिट। इसमें हम लोगों ने देखा कि सेल का डिस्कवरी किसने किया, हु डिस्कवर्ड सेल। तो सेल वाज डिस्कवर्ड बाय Robert Hooke. In 1665 सबसे पहले सेल को डिस्कवर किए थे रॉबर्ट हुक। सेल के अंदर हम लोग देखे कि एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं न्यूक्लियस ऑफ द सेल। तो न्यूक्लियस के बारे में हम लोगों ने देखा, अलग अलग जितने सेल होते हैं सभी में न्यूक्लियस होता है। मोस्ट ऑफ द सेल हैव न्यूक्लियस, लेकिन कुछ सेल ऐसे भी हैं जिसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। तो इन जनरल हम लोग लेकर चलेंगे कि ऑलमोस्ट ऑल सेल हैव न्यूक्लियस, लेकिन कुछ सेल ऐसे होते हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल हमारे बॉडी में ही कुछ सेल होते हैं, जैसे आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। तो आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। ह्यूमन आरबीसी में, ह्यूमन ब्लड के आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। तो cell was discovered by Robert Hooke in 1665 and the nucleus was discovered by nucleus of the cell was discovered by रॉबर्ट ब्राउन। यहां कुछ ध्यान देने वाली बात है, 1665 में 1665 ईस्वी में सबसे पहले सेल देखा गया रॉबर्ट हुक साहब के द्वारा। उनके द्वारा बनाया गया माइक्रोस्कोप में, जो एक रफ माइक्रोस्कोप था, क्रूड माइक्रोस्कोप था, शुरुआती दौर का बड़ा हुआ माइक्रोस्कोप था। वह आज के जैसा वेल डेवलप्ड माइक्रोस्कोप नहीं था। तो उस क्रूड माइक्रोस्कोप के द्वारा सबसे पहले रॉबर्ट हुक साहब ने सेल को देखा माइक्रोस्कोप के अंदर, और देखने में वो कैसा था, ब्रिक की तरह का स्ट्रक्चर था। इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ब्रिक लाइक स्ट्रक्चर, जो ओनियन कॉर्क सेल, ओनियन कॉर्क सेल को देखा था। रॉबर्ट हुक फर्स्ट ऑब्जर्व, रॉबर्ट हुक फर्स्ट ऑब्जर्व ओनियन कॉर्क सेल by his microscope in 1665। यानी आपको क्वेश्चन होगा कि सबसे पहले कौन सा सेल देखा गया, तो ओनियन कॉर्क सेल होगा। प्याज का जो होता है ना, प्याज का जो परत दर परत हटाते हैं, तो उसके एक लेयर को उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर सबसे पहले देखा था। ओनियन कॉर्क सेल को ही सबसे पहले देखा गया था। तो सेल का कंसेप्ट आया वहां से, और उन्होंने प्रत्येक कंपार्टमेंट जो उसमें दिख रहा था, ब्रिक लाइक स्ट्रक्चर जो उसमें दिख रहा था, उसको उन्होंने नाम दिया सेल। अब ध्यान देंगे कि सेल रॉबर्ट हुक साहब ने 1665 में देखा, लेकिन उनके देखने से बहुत बड़ा चेंज नहीं हुआ। रॉबर्ट हुक के जीवन काल में सेल के बारे में बहुत कुछ जाना नहीं जा सका।
उसके बाद लगभग 150 साल तक इसका बहुत अहमियत भी नहीं मिला। रॉबर्ट हुक साहब ने जो सेल को देखा था इसका विशेष महत्व भी नहीं दिया गया उनको। कब तक? 150 साल तक लगभग, यानी 1665 से 1700 हुआ, 1700 से 1800 हुआ, 1800 के बाद 19वीं शताब्दी जब शुरू हुई तो 19th सेंचुरी में सेल के बारे में धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ। नया माइक्रोस्कोप का खोज हो चुका था तब तक, तो मॉडर्न जमाने के माइक्रोस्कोप से सेल के बारे में और ज्यादा डिटेल जानने का मौका मिला। यानी रॉबर्ट हुक साहब के लगभग 150 साल बाद सेल पर ज्यादा काम हुआ। उनके जीवन काल में उनके खोज का बहुत ज्यादा अहमियत नहीं मिला। ऐसा कई साइंटिस्ट के साथ हुआ है कि वो जब कोई थ्योरी देते हैं, किसी भी चीज की जानकारी देते हैं, तो वह उनके जीवन काल में उसका इम्पोर्टेंस नहीं मिल पाता है, और बाद में जब टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है, जानकारी ज्यादा आसानी से जुटाई जा सकती है, उस कंडीशन में उसको इंपॉर्टेंस दिया जाने लगता है। तो सेल के डिस्कवरी में भी इसी तरह का कंसेप्ट था। तो 1665 में रॉबर्ट हुक साहब ने सेल को डिस्कवर किया। फिर रॉबर्ट ब्राउन ने सेल के न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया। स्लाइडेन एंड स्वान नाम के दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने सेल थ्योरी दिया, सेल से संबंधित थ्योरी, यानी सेल क्या है। तो उन्होंने कहा कि सेल जो है, जितने भी सेल हैं वह पहले जो सेल पाए जाते हैं उन्हीं से बनता है। यानी एक सेल डिवाइड होकर 2 सेल में कन्वर्ट होता है, फिर 2 सेल डिवाइड होकर 4 सेल में कन्वर्ट होता है। इस प्रकार से प्री एग्जिस्टिंग सेल से पहले जो सेल पाया जा रहा था उसी सेल से नए सेल की उत्पत्ति होती है। जैसे आप लोग सुने होंगे कि अभी कोरोना का समय चल रहा है। कोरोना क्या है? एक सेल है। कोरोना एक सेल है। कोरोना इज ए वायरस। कोरोना क्या है? एक वायरस है। और कोई भी ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म ब्रह्मांड में हैं, वो सेल से ही बने होंगे, चाहे वो सेल प्रिमिटिव लेवल का हो या सेल एडवांस लेवल का हो, लेकिन वो बने होंगे किससे? सेल से। वो सेल वेल डेवलप्ड हो सकते हैं या लेस डेवलप्ड हो सकते हैं। तो हमारा जो कोरोना वायरस है, जो आज के समय में पूरे दुनिया को में तबाही मचाया हुआ है, वो कोरोना वायरस भी एक प्रकार का सेल है। और सेल नहीं है, ये ऑर्गेनिज्म है। वैसा ऑर्गेनिज्म है जो एक ही सेल से बना हुआ है, एक ही सेल से, और वो भी सेल पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं है। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल को खोजा। डिस्कवरी ऑफ सेल यहीं से शुरू होती है। वो यूनिट है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। तो सेल का नाउ वी विल डिफाइन सेल। व्हाट इज सेल? The structural and functional unit of life. Cell is the structural and functional unit of life of life। सेल की उत्पत्ति की भी एक कहानी है, हिस्ट्री है सेल के डेवलपमेंट की। कि इस दुनिया में जब स्लाइडेन एंड स्वान, हम लोगों ने नाम लिया था अभी कि स्लाइडेन एंड स्वान नाम के 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल थ्योरी डेवलप किया, सेल थ्योरी बताया कि सेल की उत्पत्ति कैसे होती है, सेल किस प्रकार से डिवाइड करके नए सेल बनाते हैं, इसके बारे में भी उन्होंने जानकारी दिया था। उससे संबंधित थ्योरी है जिसको हायर क्लासेस में हम लोग मोर डिटेल में, ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं। फिलहाल हम लोग क्या देखते हैं कि सेल जब पहले पाए जाने वाले सेल से बना है, तो इस ब्रह्मांड में जो सबसे पहला सेल होगा फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द यूनिवर्स, या जब ब्रह्मांड शुरू हुआ तो पृथ्वी बना। पृथ्वी कभी ना कभी बना। अब पृथ्वी के बनने के बाद पृथ्वी पर लाइफ की उत्पत्ति हुई, जीवन की उत्पत्ति हुई। तो जीवन की जब उत्पत्ति हुई तभी ना सेल हुआ होगा। तो सेल कैसे आया? तो हम लोगों ने देखा था पिछले क्लास में कि जितने भी सेल हैं वो सब किससे बने हैं? एटम से ही बने हैं, मॉलिक्यूल से ही बने हैं। एटम्स एंड मॉलिक्यूल से बने। तो जब ब्रह्मांड था तो उसमें एटम्स एंड मॉलिक्यूल थे, एटम्स एंड मॉलिक्यूल थे, भले ही वो लिविंग रहे या लिविंग नहीं रहे।
तो आगे हम लोग यहां देखेंगे कि सेल, जो पहला सेल बना होगा इस पृथ्वी पर, वो कौन सा सेल था। तो इसके लिए एक कहानी मैं छोटा सा आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि बहुत डिटेल में इसके हम लोग जाएंगे नहीं। एक कहानी के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहला सेल नॉन लिविंग मैटर से ही बना था। जो इस पृथ्वी पर का पहला सेल, सबसे पहला सेल था जिसके पास जीवन था, लाइफ था, वो बना था कैसे? नॉन लिविंग एटम्स एंड मॉलिक्यूल से, नॉन लिविंग मैटर से। वो लिविंग नहीं था। जो नॉन लिविंग मैटर, पानी हुआ, जैसे पुराने जमाने में लोग कहते थे, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व रचित अधम शरीरा। रामायण में भी इसकी चर्चा की गई है कि क्षितिज जल पावक गगन समीरा। क्षितिज जल, पावक गगन और समीर हवा। क्षितिज क्या हो गया? धरती। जल क्या हो गया? पानी। पावक, पावक हो गया अग्नि, आग। गगन हो गया आकाश, और समीर हो गया हवा। ये 5 चीज से बना हुआ माना जाता था। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व रचित अधम शरीरा। यानी जितने भी जीव जंतु हैं उनके शरीर का निर्माण इन 5 तत्वों से हुआ माना जाता था। आज के डेट में साइंस का डेवलपमेंट हुआ और आप लोग जानते होंगे कि 108, 112, 118 एलिमेंट की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। सबसे पहले बहुत कम ही एलिमेंट खोजे गए थे। अब धीरे धीरे नए नए एलिमेंट यानी तत्व, जिसको हम पंच तत्व कह रहे हैं, तब वो 5 तत्व नहीं रह करके 112, 108, 118 एलिमेंट्स, दिनों दिन नए नए एलिमेंट का खोज हो रहा है। 92 तक के जो एलिमेंट हैं, यानी पहला जो 92 एलिमेंट है, 92 एलिमेंट है, उसको मानते हैं कि उसका नेचुरल एग्जिस्टेंस है, प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। अब साइंटिस्ट लोग उन पुराने एलिमेंट को ही मॉडिफाई करके नया नया एलिमेंट बना रहे हैं। तो ये जो सेल, पहला सेल जो इस पृथ्वी पर हुआ होगा, उसकी उत्पत्ति उन एटम से हुआ, उन मॉलिक्यूल से हुआ जो नॉन लिविंग थे और पृथ्वी पर पाए जाते थे। ये 5 तत्व जो हम लोग कहे हैं, ये भी नॉन लिविंग है, ये भी नॉन लिविंग है, और उन्हीं से बना हुआ माना जाता था। हमारे धर्म ग्रंथों में आज भी इसकी चर्चा है। तो फर्स्ट सेल नॉन लिविंग मैटर से बना और इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई भी किया गया है। एक्सपेरिमेंटली यह पाया गया कि प्रिमिटिव अर्थ, पृथ्वी पर जो पुराना समय में, जिस समय पृथ्वी का निर्माण हुआ था, उस समय जो यहाँ का वातावरण था, वहां का जलवायु था, उसमें किस प्रकार पहले सेल की उत्पत्ति हुई होगी, ऐसा इन्वायरमेंट बनाया गया लेबोरेटरी के अंदर। साइंटिस्ट लोगों ने मिलकर के बनाया। अब उस लेबोरेटरी के अंदर जैसे पानी, बारिश हो रही है, पानी था पहले से, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, जब बादल गरजता है, बिजली चमकती है, तो उस बिजली चमकने का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। किसमें? फर्स्ट सेल के निर्माण में। यानी फर्स्ट सेल बनने के लिए पहले सेल बनाने वाले मॉलिक्यूल को बनना था। तो वो सेल बनाने वाले मॉलिक्यूल्स बने लेबोरेटरी के अंदर, और तब यह कंक्लूजन निकाला गया कि नॉन लिविंग मैटर से ही सेल बना है। अब फर्स्ट सेल लाइक स्ट्रक्चर, वो कंप्लीट सेल नहीं था, सेल लाइक स्ट्रक्चर जो बना था, वो उसका नाम है क्वासर्वेट। द फर्स्ट सेल लाइक स्ट्रक्चर formed on primitive earth। प्रीमिटिव यानी पहले, बहुत पहले, प्रीमिटिव अर्थ was
named as coacervate. ये कोआसर्वेट जो टर्म है यह प्रिमिटिव टर्म है। जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी तो आज की तरह पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा नहीं थी। आज का जो इन्वायरमेंट है, हमारे आसपास का वातावरण है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है और इसीलिए इस इन्वायरमेंट को ऑक्सीडाइजिंग इन्वायरमेंट कहा जाता है। लेकिन प्रिमिटिव अर्थ पर जो इन्वायरमेंट था वह रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट था, यानी ऑक्सीजन का परसेंटेज ज्यादा नहीं था, ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में था। तो कोआसर्वेट बना। कोआसर्वेट बनने के बाद जो इससे डेवलप्ड सेल आया उसको हम लोग कहते हैं द फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी। उसका नाम दिया गया था ब्लू ग्रीन एल्गी। ये लिविंग लाइक, कोआसर्वेट लिविंग लाइक, लिविंग सेल की तरह का है, जबकि ब्लू ग्रीन एल्गी कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया जो एक ही सेल का बना हुआ था। कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एक ही सेल का बना हुआ। तो आफ्टर कोआसर्वेट द फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म on earth was blue-green algae. The first living cell formed on earth on our earth was blue green algae. Blue green algae. पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म और यह एक ही सेल का था, इसलिए आप कह सकते हैं फर्स्ट लिविंग सेल। द फर्स्ट लिविंग सेल फॉर्म्ड ऑन आवर अर्थ वाज ब्लू ग्रीन एल्गी। और साइनोबैक्टीरिया ये साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी को ही कहते हैं। इसकी भी कहानी है कि ब्लू ग्रीन एल्गी को ही साइनोबैक्टीरिया क्यों कहते हैं। आप पाएंगे कि ब्लू कलर, अगर पेंटिंग करते होंगे आप लोग, रंग से खिलवाड़ करते होंगे, तो आप पाएंगे कि दो रंग को मिलाते हैं तीसरा रंग मिल जाता है। किसी दो रंग को मिलाएंगे तीसरा रंग मिल जाएगा, तीन रंग को मिलाएंगे चौथा रंग मिल जाएगा, यानी रंगों को मिलाकर नया नया रंग बनाया जाता है। जो मुख्य कलर हैं जिसको प्राइमरी कलर कहते हैं, प्राइमरी कलर कितना होता है? 3 प्राइमरी कलर। प्राइमरी कलर होंगे 3, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। 3 कलर प्राइमरी कलर कहलाता है। इस दुनिया में जितने भी कलर बने हुए हैं, आप अलग अलग कलर का कपड़ा पहनते हैं, अलग अलग कलर के ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, ऑल दोज कलर्स आर मेड फ्रॉम ओनली दीज 3 कलर। अगर आपके पास कलर प्रिंटर होगा, कलर प्रिंटर, तो उसमें भी आप देखेंगे कि 3 कलर भरा जाता है। एक चौथा कलर ब्लैक भी भरा जाता है, लेकिन 3 कलर जरूर होता है, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। तो 3 कलर होगा, रेड, ब्लू एंड ग्रीन, यही प्राइमरी कलर कहलाता है। एंड ग्रीन, ये तीनों कलर कहलाएगा प्राइमरी कलर। इन्हीं तीनों कलर को मिलाने से अलग अलग कलर हम लोग ऑब्टेन करते हैं, कि मात्रा अलग अलग हो सकती है मिलाने के दौरान।
तो यहां देखिए ब्लू भी है और ग्रीन भी है। तो ब्लू कलर को और ग्रीन कलर को जब हम मिलाते हैं, ब्लू प्लस ग्रीन करते हैं, तो यह बनता है श्यान। श्यान कलर। कौन सा कलर बना? श्यान कलर। ब्लू कलर प्लस ग्रीन कलर, द कलर फॉर्म्ड इज श्यान कलर। यहां ध्यान दीजिएगा, ब्लू ग्रीन अलगी, ब्लू ग्रीन अलगी। अब ब्लू ग्रीन मिला दिए तो क्या बन गया? श्यान। इसीलिए इसका नाम हो गया साइनोबैक्टीरिया। तो ब्लू ग्रीन एल्गी को इसलिए साइनोबैक्टीरिया कहते हैं क्योंकि ब्लू और ग्रीन कलर मिलाने पर, ये ब्लू और ग्रीन जो प्राइमरी कलर हैं, इनको मिलाने पर श्यान कलर बनता है, और इसी वजह से इस ऑर्गेनिज्म का नाम साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। कहीं आपको मिलेगा ब्लू ग्रीन एल्गी इज द फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ, कहीं आपको मिलेगा साइनोबैक्टीरिया इज द फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। ये दोनों ही सेम है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब पहला सेल बना। इस ब्लू ग्रीन एल्गी से जो एक प्लांट का सबसे छोटा प्रतिरूप था, इसमें परिवर्तन होता गया, परिवर्तन होता गया, और नए नए ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति इसी से हुई। यूं समझ लीजिए कि कोया सर्वेट से बना ब्लू ग्रीन एल्गी, और ब्लू ग्रीन एल्गी से ही सारा ऑर्गेनिज्म जो भी पृथ्वी पर पाया जा रहा है, वो उसका जनक, उसका फोर्थ फादर कौन था? ब्लू ग्रीन एल्गी। आप देखते होइएगा कि मम्मी पापा से जो बच्चे उत्पन्न हुए, आपके भाई बहन सभी एक समान नहीं होंगे, उनमें डिफरेंसेस आते हैं। यानी जो पेरेंट्स होते हैं उनसे डिफरेंट होते हैं उनके बच्चे। तो ब्लू ग्रीन एल्गी भी क्या था? हमारा पेरेंट्स। तो उससे जो नया ब्लू ग्रीन बना होगा, वो उसमें थोड़ा अंतर, थोड़ा अंतर, थोड़ा अंतर, 5 को बना, 5 का फिर बच्चा हुआ, उसका बच्चा हुआ, उसका बच्चा हुआ, और इस प्रकार परिवर्तन होता गया, डिफरेंसेज आते गए, और सभी डिफरेंसेज अलग अलग डायरेक्शन में बढ़ते गए, और आज करोड़ों तरह के नए नए ऑर्गेनिज्म पृथ्वी पर पाए जाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं स्पेसीज। क्या कहते हैं? स्पेसीज। आदमी का एक स्पेसीज हो गया। आप लोग सुने होइएगा कि आदमी का साइंटिफिक नाम है होमो सेपियंस। होमो सेपियंस, ये एक अलग स्पेसीज हो गया। इसके अलावा बंदर, इसके अलावा नीम जो होता है, नीम का पेड़ है, आदमी अलग है, आदमी हो गया एनिमल, और नीम का पेड़ हो गया प्लांट। तो प्लांट का अलग ग्रुप बनने लगा, एनिमल जो उत्पन्न हुए उनका अलग ग्रुप बनने लगा। इस प्रकार आज लाखों लाख तरह के ऑर्गेनिज्म हैं, और इतना ही नहीं, आज भी हर साल एवरी ईयर 1500 न्यू स्पीशीज, 1500 न्यू स्पीशीज आर डिस्कवर्ड एवरी ईयर। 1500 लगभग नए स्पीशीज हर साल खोजे जा रहे हैं, और कुछ जो पुराने स्पीशीज हैं वो खत्म भी हो रहे हैं। जैसे आप लोग सुने होंगे जुरासिक पार्क सिनेमा, या जुरासिक पीरियड, या जुरासिक कुछ इस तरह से जो टर्म आता है, तो डायनासोर का पीरियड, जो डायनासोर पहले हुआ करते थे, वो विलुप्त हो गए, खत्म हो गए। तो वैसे जीव जंतु जो इस डेवलपमेंटल स्टेज में उत्पन्न हुए और खत्म भी हो गए, उनको एक्सटिंक्ट स्पीशीज कहते हैं। खत्म हो गए, एक्सटिंक्ट स्पीशीज खत्म हो गए। वो एक्सटिंक्ट स्पीशीज भी सेल से ही बने हुए थे, और जो एग्जिस्टिंग स्पीशीज हैं, आज जो पाए जाने वाले जीव जंतु, पशु पक्षी, प्राणी, पेड़ पौधे जो भी हैं, वो सभी भी बने हुए हैं किससे? सेल से। अब सोचिए कि ये कोआसर्वेट बना सबसे पहले, जो नॉन लिविंग मैटर से बना था, उसमें परिवर्तन हुआ, चेंजेज हुआ, और उसकी वजह से बन गया पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म या पहला लिविंग सेल, जो हो गया क्या? ब्लू ग्रीन एल्गी। अब उस ब्लू ग्रीन एल्गी जो एंसेस्टर हुआ हम लोगों का, पूर्वज हुआ हम लोगों का, उससे इतने तरह के ऑर्गेनिज्म आज के समय में पाए जा रहे हैं, और प्लस और नए नए ऑर्गेनिज्म की भी उत्पत्ति होते जा रही है।
तो कैसे मैटर से, एटम और मॉलिक्यूल से बन गया सेल, और सेल से बन गया डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिज्म। तो ये ब्लू ग्रीन एल्गी आपके क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि जो ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, वो सभी बहुत छोटे होंगे और बड़े होंगे ये जरूरी नहीं है। कोई छोटा कोई बड़ा हो सकता है। अब छोटा और बड़ा होने से उनमें नंबर ऑफ सेल्स जो पाए जाते हैं उससे भी रिलेशन नहीं होता है। किसी ऑर्गेनिज्म में बहुत ज्यादा नंबर ऑफ सेल है, कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म है उसमें बहुत कम नंबर ऑफ सेल है। तो इस प्रकार सेल के नंबर के आधार पर ऑर्गेनिज्म को हम लोग बांटने लगे, यानी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन देम। Types of organism on the basis of number of cells of cells in them। ये टाइप होते हैं जनरली दो तरह के। पहला होगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। दूसरा होगा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। आप देखें, यूनि मीन्स वन, मल्टी मीन्स मैनी। यूनि मीन्स वन, मल्टी मीन्स मैनी। यूनिसेलुलर यानी वैसा ऑर्गेनिज्म जो एक ही सेल से बना होगा वो कहलाता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और मल्टी मतलब मैनी, वैसा ऑर्गेनिज्म जो एक से ज्यादा सेल से बना होगा वो कहलाएगा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। डिफाइन करेंगे हम लोग द ऑर्गेनिजम्स, पहला यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। द ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ organism made up of only one cell is called unicellular organism. एग्जाम्पल में हो जाएगा अमीबा, यूग्लिना, etc। बहुत सारे जो बीमारी करने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। जैसे मलेरिया के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होगा ऑर्गेनिज्म, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है।
टीबी के लिए, ट्यूबरक्लोसिस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है ऑर्गेनिज्म वो भी यूनिसेलुलर है, वो ट्यूबरक्लोसिस बैसिलस है। हम लोग देखते हैं कि दूध से दही बनाने की प्रक्रिया में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म का उपयोग होता है, और वो है लैक्टोबैसिलस। तो इनकी संख्या बहुत ही ज्यादा है, हजारों हजार की संख्या में ये यूनिसेलुलर एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं। दो एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दिया गया, कुछ एग्जाम्पल हमने बताया भी। नेक्स्ट आप देखेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो चूंकि मल्टी सेलुलर में बहुत सारे सेल होते हैं, सेल की संख्या कुछ सेल से लेकर और अरबों खरबों ट्रिलियंस ऑफ सेल्स भी पाए जा सकते हैं। जैसे आदमी हुआ, हाथी हुआ, ब्लू व्हेल हुआ, डायनासोर हुआ, ये जितने ऑर्गेनिज्म हैं इनमें बहुत ज्यादा संख्या में सेल पाए जाते हैं। तो कुछ सेल वाले से लेकर बहुत सारे सेल वाले भी सभी मल्टी सेलुलर में आते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म the organisms made up of the organisms made up of more than two cells, two or more than two cells are called multicellular organism. Organisms. Example: cow, goat, birds, human, cat, etc. ढेर सारे एग्जाम्पल आपको मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के भी मिलेंगे। तो नंबर ऑफ सेल के आधार पर जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको हम लोगों ने बांटा दो ग्रुप में, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये कुछ एक सेल के होंगे तो यूनिसेलुलर, एक से ज्यादा सेल के होंगे मल्टीसेलुलर। ओके, यहां तक के बाद आज का क्लास पोस्टपोन कर रहे हैं, मोर इन नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक्स।